नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के टॉपिक में जो है, पिछले क्लास में हम लोगों ने आपातकाल इमरजेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इमरजेंसी के अंतर्गत जो है पहला इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी हम लोगों ने देखा था कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाने के लिए कौन कौन से आधार पॉइंट है, कौन कौन से बेसिस पॉइंट हैं, उसके अलावा किस तरीके से जो है लगाने का इसका तरीका क्या है, समाप्ति का तरीका क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने क्या किया था, बात किया था। उसके अलावा हम लोगों ने जो है नेशनल इमरजेंसी का इतिहास भी देखा था कि अब तक भारत में जो है कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। उसके अलावा आज के क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। तो अगर आप प्रभाव या इम्पैक्ट पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट क्या है, किस किन चीज़ों पे प्रभाव हम लोग देखेंगे। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है या आर्टिकल 352 का यूज किया जाता है तो पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है, या वैसा क्षेत्र जो युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से प्रभावित हो, या सिर्फ वैसे क्षेत्रों में जो है डिक्लेयर किया जा सकता है। तो अगर आप प्रभाव पे आएंगे, इम्पैक्ट पे आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव। तो केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव क्या दिखाई देता है, हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू होता है या लगाया जाता है तो उस समय जो है केंद्र और राज्य के मध्य संबंध कैसा होता है। प्रभाव में जो है सबसे पहले जो प्रभाव हम लोग देखेंगे वो कार्यपालक स्तर पर, कार्यपालिका के स्तर पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि कार्यपालिका के स्तर पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। अगर कार्यपालिका के स्तर पर प्रभाव आप देखेंगे तो कार्यपालिका के स्तर पर जिस भी क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है वहाँ की प्रशासनिक तंत्र केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब, अगर नेशनल इमरजेंसी से जो क्षेत्र प्रभावित है उन क्षेत्रों का जो प्रशासनिक तंत्र होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा, वह जो है केंद्र सरकार के कंट्रोल में, केंद्र सरकार के नियंत्रण में क्या करता है, कार्य करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो कार्यपालिका से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा, या आप कह सकते हैं कि जो है राष्ट्रपति के माध्यम से क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। अब चूंकि केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर जो है नेशनल इमरजेंसी को क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो जो है उसी प्रकार अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि
अगर केंद्र सरकार होगा तो उसमें मंत्रिमंडल होगा, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये तो हम लोगों ने देखा कार्यपालिका के स्तर पे। अब केंद्र राज्य संबंधों में हम लोग जो है दूसरा पॉइंट देखेंगे, विधायी स्तर पर। विधायी स्तर पर, तो विधायी स्तर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो विधायी स्तर पर इम्पैक्ट यह होता है कि विधायी शक्तियाँ, सभी प्रकार की विधायी शक्तियाँ, सभी प्रकार की विधायी शक्तियाँ, सभी प्रकार की विधायी शक्तियाँ संसद के नियंत्रण में होता है। संसद के नियंत्रण में होता है। संसद के नियंत्रण में होता है। वैसे क्षेत्रों के लिए, वैसे क्षेत्रों के लिए, वैसे क्षेत्र का मतलब जो नेशनल इमरजेंसी से प्रभावित क्षेत्र हैं, वैसे क्षेत्रों के लिए, वैसे क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। संसद के पास होता है या पार्लियामेंट के पास होता है। और वह कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी, आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी लागू रह सकता है, के पश्चात भी लागू रह सकता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो विधायी स्तर पर भी जो है, विधायी स्तर पे जितनी भी शक्तियां हैं वह किसके पास आ जाती हैं, तो वह जो है संसद के पास चली जाती है। संसद जो है सभी प्रकार के डिसीजन या सभी प्रकार के निर्णय लेता है। तो केंद्र राज्य के स्तर पे हम लोगों ने कार्यपालिका के स्तर पे देखा, विधायी स्तर पे देखा। अब हम लोग जो है केंद्र राज्य संबंधों के स्तर पे अगर आप आएंगे तो अब हम लोग वित्तीय स्तर पर बात करेंगे। वित्तीय स्तर पर, वित्तीय स्तर पर मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब। इसके अलावा एक और पॉइंट है, एक पॉइंट और ये है कि नेशनल इमरजेंसी से प्रभावित जो क्षेत्र है, अगर मान लीजिए कोई राज्य है तो उस राज्य के राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास। प्रभावित राज्य के राज्य सूची के विषयों पर, सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, के पास होता है। उसी तरीके से वित्तीय स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। ओबियसली जब जो है नेशनल इमरजेंसी रहता है, डिक्लेयर रहता है, उस समय वित्तीय स्तर पर केंद्र और राज्य के मध्य संबंध थोड़े से क्या हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। कहने का मतलब नेशनल इमरजेंसी के समय केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला वित्तीय सहायता को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा
सकता है। तो कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो इस स्तर पे अगर आप देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंधों पर अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे तो हम लोगों ने 3 स्तर पे बात किया। एक जो है कार्यपालिका के स्तर पे, विधायी स्तर पर और वित्तीय स्तर पर। कार्यपालिका के स्तर पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ का सारा प्रशासनिक तंत्र जो होगा वह केंद्र सरकार के नियंत्रण में क्या करेगा, कार्य करेगा। या जो है आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या जो दिल्ली में जिसकी सरकार होगी, सेंटर स्तर पे, पार्लियामेंट लेवल पे, वो क्या करेगा, उसके नियंत्रण में वो कार्य करेगा। उसके अलावा कार्यपालिका से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और विधायी स्तर पर अगर आप आएंगे तो सभी प्रकार की विधायी शक्तियाँ संसद के नियंत्रण में होता है। वैसे क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है और वह कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भी लागू रह सकता है। और नेक्स्ट, प्रभावित राज्य के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद के पास होता है। वित्तीय स्तर पे अगर आप आएंगे तो वित्तीय स्तर पे या फिनेंशियल लेवल पर केंद्र के द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला जो वित्तीय सहायता होता है वह वित्तीय सहायता को कम किया जा सकता है या पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो इस बात का जो है ऐसे सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो केंद्र राज्य के बीच जो संबंध है वह संबंध जो है संघात्मक होने की बजाय कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कि अगर जो है ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछता है कि इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय केंद्र राज्य के मध्य जो संबंध होता है वह संघात्मक के ज़्यादा करीब होता है, तो यह क्या होगा, गलत होगा। अगर ऐसा स्टेटमेंट कर रहा है कि नेशनल इमरजेंसी के समय केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध होता है वह एकात्मक के ज़्यादा करीब होता है, तो यह सही होता है। ऐसा क्यों? संघात्मक व्यवस्था अगर आपको याद होगा, फेडरल सिस्टम याद होगा, तो मैंने बताया था कि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो है शक्तियों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पर और जो है लोकल गवर्नमेंट के स्तर पे क्या कर दिया जाता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से स्वयं वहीं रहने वाले व्यक्ति को अपने लिए निर्णय लेने का अधिकार क्या हो सके, मिल सके। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि राज्य के जो सभी अधिकार हैं वो कहाँ पे चले जा रहे हैं, केंद्र के पास चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार केंद्र राज्य संबंधों पर जो है संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, थोड़ा सा उसमें कमी दिखाई देती है, यह एकात्मक व्यवस्था के ज़्यादा करीब दिखाई देती है। तो केंद्र राज्य संबंध एकात्मक व्यवस्था के करीब होता है, के करीब दिखाई देता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि सभी पावर्स जो है केंद्र सरकार के पास क्या हो रहे हैं, जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा जो है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल का लोकसभा के कार्यकाल पर, लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है और
राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लोकसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नेशनल इमरजेंसी के समय लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मूल अधिकारों पर प्रभाव या फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो अगर फंडामेंटल राइट पर प्रभाव अगर आप आएंगे, अगर नेशनल इमरजेंसी, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 358 के अंतर्गत की गई हो या 358 के अनुसार की गई हो, तो वैसे संदर्भ में अनुच्छेद 19 के सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे, अगर जो है नेशनल इमरजेंसी जो 352 या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 358 के अंतर्गत की गई हो या 358 के अनुसार की गई हो, तो उस समय अनुच्छेद 19 के सभी जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, वह सभी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं स्वतः ही क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे, अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 359 के अनुसार की गई हो या 359 के अनुसार की गई हो, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 359 के अनुसार की गई हो, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के अनुसार होगा। इसका कहने का मतलब क्या है?
कहने का मतलब यह है कि जब आर्टिकल 359 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, तो उस समय जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो भी जितने भी मूल अधिकारों को निलंबित करना है, सस्पेंड करना है, वह कौन निर्णय लेगा? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय दिया जाएगा कि कौन कौन से मूल अधिकारों को निलंबित करना है और कौन कौन से मूल अधिकारों को निलंबित नहीं करना है। यह निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो निर्णय लेने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। मैंने बहुत आसानी से चीज़ों को आपको समझा दिया है कि 358 के अंतर्गत आर्टिकल 19 के 6 प्रकार की जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, स्वतः ही अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। जबकि 359 के अनुसार जो है आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सब जो भी मूल अधिकारों को सस्पेंड करना है, यह निर्णय, यह डिसीजन किसके हाथ में होता है? तो यह निर्णय या डिसीजन जो है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और अब हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल 358 और 359 में अंतर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे 358 और 359 में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में अंतर। 358 और 359 में जो है अंतर क्या है, हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए एक तरफ लिखते हैं अनुच्छेद 358 के अंतर्गत जो है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, और अनुच्छेद 359, दोनों में हम लोग अंतर करने का प्रयास करेंगे कि आइए समझते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अगर जो है आप आएंगे तो जो आर्टिकल 358 है, आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट से संबंधित है। पहला पॉइंट, आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 358 केवल आर्टिकल 19 के अंतर्गत या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। तो जो आर्टिकल 358 है वह केवल और केवल किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों से संबंधित है। उसके अलावा अगर 359 आएंगे तो अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है, उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन होता है, आदेश द्वारा निलंबन होता है।
तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 358 केवल अनुच्छेद 19 के जो है मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 उन सभी मूल अधिकारों से जो है संबंधित है जिनके निलंबन से संबंधित कौन आदेश देता है, राष्ट्रपति, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि अनुच्छेद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने के बाद 358 स्वतः ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एफआर या मूल अधिकारों का निलंबन करती है, या एफआर का निलंबन करती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप आएंगे, अनुच्छेद 359 स्वतः मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति के आदेश पर एफआर या मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है, तो किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर जो है एफआर या मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। थर्ड पॉइंट, यह केवल बाह्य आपातकाल के आधारों पर लागू होता है। तो बाह्य आपातकाल का मतलब क्या है? बाह्य आपातकाल का मतलब यह है कि जब नेशनल इमरजेंसी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जो है डिक्लेयर किया गया हो, तो उसे हम लोग बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। जबकि यह केवल बाह्य आपातकाल मीन्स कि आंतरिक आपातकाल के आधार पर लागू नहीं होता। यहाँ पे आएंगे, यह बाह्य आपातकाल के साथ आंतरिक आपातकाल, यह बाह्य आपातकाल के साथ आंतरिक आपातकाल दोनों में लागू होता है। दोनों में लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है एफआर का निलंबन या फंडामेंटल राइट्स का निलंबन। आर्टिकल 19, एफआर का निलंबन संपूर्ण आपातकाल की अवधि के लिए होता है। संपूर्ण आपातकाल की अवधि के लिए होता है। तो कहने का मतलब जब जो है आर्टिकल 358 के अनुसार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, तो उस समय जब आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है,
तो वह संपूर्ण आपातकाल की अवधि के लिए, संपूर्ण इमरजेंसी की अवधि के लिए जो है क्या किया जाता है, आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है। इसमें आएंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित अवधि के लिए एफआर का निलंबन या मूल अधिकारों का निलंबन। तो बेसिकली कहने का मतलब 359 के अनुसार जब जो है डिक्लेयर किया जाता है इमरजेंसी, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित अवधि के लिए ही जो है एफआर का निलंबन किया जाता है या मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे आर्टिकल 358 के अनुसार संपूर्ण देश में आपातकाल का लागू होना। तो 358 के अनुसार जो है क्या किया जाता है, जो नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है वह संपूर्ण देश में क्या किया जाता है, किया जाता है। जबकि अगर आप आर्टिकल 359 के अनुसार, आर्टिकल 359 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में या अथवा देश के किसी हिस्से में, आपातकाल का लागू होना, तो देश के किसी हिस्से में आपातकाल का लागू होना। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 358 के अंतर्गत जो है संपूर्ण देश में आपातकाल का लागू होता है, जबकि यहाँ पे जो है दोनों पॉसिबिलिटी है कि पूरे भारत में भी लागू किया जा सकता है या देश के किसी हिस्से में जो है आपातकाल लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 को पूर्ण रूप से निलंबित किया जाता है, या कर दिया जाता है। जबकि अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकारों का निलंबन। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, तो 358 और 359 के अनुसार, 358 और 359 के अनुसार किस तरीके से जो है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का बात किया गया है, उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इसको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोगों ने इसको जो है पूरी तरीके से टॉपिक क्या कर लिया, नेशनल इमरजेंसी फिनिश कर लिया। अब हम लोग जो है जो सेकेंड इमरजेंसी है, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, उस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, या प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम लोग देखेंगे कि उद्घोषणा का आधार, आखिर आधार क्या है, उद्घोषणा का आधार क्या है, किस आधार पर जो है प्रेसिडेंट रूल क्या किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन का हम लोग क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है। ये दो मुद्दों पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल या जो है, अगर आप आएंगे तो यह बात अनुच्छेद 356 में बताई गई है। अनुच्छेद 356 में प्रेसिडेंट रूल के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति शासन का टॉपिक क्या करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि बेसिकली ये राष्ट्रपति शासन है क्या, क्यों प्रेसिडेंट रूल इसको कहा जाता है। तो बेसिकली राष्ट्रपति शासन का ज़रूरत उस समय पड़ता है, राष्ट्रपति शासन का ज़रूरत उस समय पड़ता है जब किसी राज्य में वहाँ का जो प्रशासनिक तंत्र है, वहाँ का जो विधायी तंत्र है, वहाँ का जो कार्यपालिका तंत्र है, वह पूरी तरीके से संविधान के नियमों के अनुरूप न चल रहा हो। कुल मिला के अव्यवस्था फैल गया हो, एनार्की फैल गया हो। तो वैसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्टों के माध्यम से वहाँ पे क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। 1990 से पहले अगर आप जाएंगे तो भारत में जो केंद्र सरकार होती थी, जब उसका इच्छा करता था तो वह क्या करते थे, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। जैसे मान लीजिए केंद्र में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, राज्य में किसी दूसरे पार्टी की सरकार है, और केंद्र सरकार की बात अगर जो है राज्य सरकार नहीं मान रहा है, तो वह जो है राष्ट्रपति शासन का जो है मिसयूज के रूप में क्या करता था, तुरंत वहाँ प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देते थे। तो बेसिकली कहने का मतलब, धीरे धीरे जैसे जैसे विकास क्रम में व्यवस्था आगे बढ़ती गई, लोगों में अवेयरनेस बढ़ते गया, तो इसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्था किया गया कि आप नहीं कि जब मन किया तभी आप जो है किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाए। प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए कुछ आधार बनाए गए हैं, कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं। उस पैरामीटर को ध्यान में रख के ही जो है प्रेसिडेंट रूल या जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अगर आप आएंगे आरोपण का आधार या जो है उद्घोषणा का आधार क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस करते चलते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो सबसे पहले जो है जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, वो पंजाब में लगाया गया। पंजाब में 1951 में सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया था। और धीरे धीरे जो है प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने का जो एक चलन सा बढ़ गया, और चलन से बढ़ने पे जो है बहुत सारे अधिकारों का मिसयूज हुआ, राज्य सरकारों के अधिकारों का मिसयूज हुआ। उन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 355, अनुच्छेद 355। तो अनुच्छेद 355 में अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 355 में क्या बताया गया है,
अनुच्छेद 355 में यह बताया गया है कि केंद्र का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि क्या राज्य सरकार संविधान में जो प्रशासनिक व्यवस्था चलाने की या वहाँ की कार्यप्रणाली चलाने की जो व्यवस्था की गई है उस संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चल रहा है या नहीं। यह केंद्र सरकार का क्या है, कर्तव्य है। और यह कर्तव्य कहाँ पे बताया गया है, अनुच्छेद 355 में बताया गया है कि केंद्र को इस कर्तव्य के लिए विवश करती है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी। अब देखिए मैंने क्या बोला, केंद्र सरकार का क्या है, कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान में प्रबंध की गई जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करेगी। कहने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार यह देखे कि राज्य सरकार में जो कार्यप्रणाली चल रहा है वह कार्यप्रणाली संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार चल रहा है या व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है। अगर व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया है, फेल हो चुका है। और जब संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है तो मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्टों के माध्यम से क्या कर सकता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल या जो है राष्ट्रपति शासन क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो अगर आप आएंगे तो यह जो है 355 में केंद्र के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि उसका यह कर्तव्य है कि राज्य सरकार संविधान में बताए गए नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं। नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आर्टिकल 356 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। तो ये बताइए कि आधार कितने हैं, दो आधार।
दो आधारों पर क्या किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन। अब वो दो आधार कौन कौन से हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अगर दो आधारों पे अगर आप आएंगे तो दो आधार, एक आधार है कि आर्टिकल 356 के अनुसार, 356 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 356 के अंतर्गत जो है एक आधार है कि 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन को जो है लगाया जा सकता है राज्यों में। दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार यह है कि अनुच्छेद 365 के अंतर्गत, 365 के अंतर्गत। तो दो आधार हैं, 356 के अंतर्गत और 365 के अंतर्गत जो है क्या किया जा सकता है, 365 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का जो है 365 के अंतर्गत और 356 के अंतर्गत लगाया जा सकता है। 356 के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो 356 के अंतर्गत यह बताया गया है, 356 के अंतर्गत यह बताया गया है कि अगर किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, वहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाए या वहाँ की जो कार्यप्रणाली है वो संविधान के नियमों के अनुरूप न चल रहा हो, तो वैसे संदर्भ में 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा सकता है। उसके अलावा अगर 365 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लगाना है तो 365 के अंतर्गत अगर यह बताया गया है कि अगर राज्य सरकार, अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों, केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन, निर्देशों का पालन नहीं करती है और या उनके दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करती है, अवहेलना करती है, तो वैसे संदर्भ में भी जो है 365 के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल को जो है क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या लगाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दो आधार पे 356 के अंतर्गत कैसे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। पहला आधार देखते हैं, पहला आधार, पहला आधार अगर आप आएंगे तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा, घोषणा राज्यपाल के रिपोर्टों के माध्यम से उस राज्य के राज्यपाल के रिपोर्टों के माध्यम से लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। रिपोर्टों के माध्यम से, रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट में यह होगा कि उस राज्य की संवैधानिक तंत्र, उस राज्य का संवैधानिक तंत्र या संवैधानिक मशीनरी
पूरी तरीके से विफल हो गया हो, विफल हो गया हो, या अथवा वहाँ की प्रशासनिक प्रणाली संविधान के नियमों के अनुरूप नहीं चल रहा हो, संविधान के नियमों के अनुरूप न चल रहा हो, न चल रहा हो। तो वैसे संदर्भ में जो है राष्ट्रपति शासन की घोषणा उस राज्य में की जा सकती है। तो समझ लीजिए, जैसे मान रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति है, और यूपी उत्तर प्रदेश एक राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका व्यवस्था, विधायी व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति राज्यपाल के रिपोर्ट के माध्यम से वह जो है प्रेसिडेंट रूल क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग के अंतर्गत हम लोगों ने पहला आधार देखा कि पहले आधार में 356 के अंतर्गत किसी राज्य में किस तरीके से राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जाता है। तो धन्यवाद, आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति शासन को क्या करेंगे, आगे इसके पॉइंट को कंक्लूड करेंगे, और जो है और कुछ नए टॉपिक्स और हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रश्न बन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, और उस प्रश्न का जो है समाधान आपको 100% किया जाएगा। तो थैंक यू एंड जय हिंद।